अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। हाँ जी, रिकैप देना पड़ेगा दोबारा जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन है। हाँ ये वो जिस इंट्रिंसिक वैल्यू वाला, ये मैंने शायद क्लास के शुरू में किसी के सवाल में कहा था कि जो शेयर ऑप्शंस हमने एम्प्लॉइज को इशू कर दी, अगर वो लिफ्ट नहीं करवा रहे, नहीं करते एक्सरसाइज वो, तो क्या करें फिर हम? तो फिर हम विद इन इक्विटीज को ट्रांसफर कर देंगे, यानी एक्सपेंस रिवर्स नहीं करेंगे। हमने शेयर ऑप्शंस के नाम से, इक्विटी ऑप्शंस के नाम से अकाउंट बनाया होगा, वो डेबिट और रिटर्न अर्निंग क्रेडिट, एक्सपेंस नहीं रिवर्स होगा। जी रिवर्स वाला ये ना आप ये स्पेसिफिकली उसके कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में? अच्छा ओके। ये जो शेयर ऑप्शंस हैं, अगर एम्प्लॉइज इवेंचुअली उनको नहीं करते एक्सरसाइज, तो ये जो कल पिछली क्लास में आखिरी चीज पढ़ी थी इंट्रिंसिक वैल्यू वाली, उससे पहले तक वाली बात और है और ये वाली बात और है। इंट्रिंसिक वैल्यू से पहले की बात ये है कि जो शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होंगी वो एक्सपेंस रिवर्स नहीं होगा, हम लोग उसको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे। ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू वाली है ना, इसका जो रूल है कि हर ईयर एंड पे जब तक सेटल नहीं हो जाती और फाइनली सेटलमेंट पे इनको हमने अपडेट करना है, हर ईयर एंड पे करते रहना है। अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होंगी और इनकी डेट आखिरी आ जाएगी, बल्कि चलो उससे भी पहले कर लेते हैं, वो लोग क्यों एक्सरसाइज नहीं कर रहे होंगे इस ऑप्शन को? एम्प्लॉइज क्यों नहीं कर रहे होंगे? ग्राहक पसंद का मजाक कर रहे होंगे, चलो बस ठीक है, लगा दिया, पहले बहुत कुछ है, बेनिफिट नहीं आ रहा होगा। बेनिफिट क्यों नहीं आ रहा होगा? तो इसका मतलब है कि इन ऑप्शंस की इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो गई होगी, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होने का मतलब है एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा हो गई होगी और शेयर की मार्केट वैल्यू कम हो गई होगी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव या इन अदर वर्ड जीरो हो गई होगी। तो जब इसको जीरो पे अपडेट करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो जब क्लोजिंग जीरो हो जाएगा तो ओपनिंग सारा रिवर्स ही करना पड़ेगा ना। ये मतलब है पॉइंट नंबर 3 का। इंट्रिंसिक वैल्यू वाला पॉइंट 3 का मतलब ये लिखा है ना कि शेल रिवर्स, तो वो मतलब ये है कि हम ऐसा रिवर्स कर नहीं रहे होंगे, जो हमने तरीका लिया है उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि वो रिवर्स हो जाएगा। क्योंकि अगर ये ऑप्शन बिल्कुल भी किसी के काम की नहीं रह जाएगी तो यकीनन ये तभी होगा जब इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जब उसको जीरो पे अपडेट करेंगे तो सीडी जीरो और पिछला सारा रिवर्स हो जाएगा टेक्निकली। तो ये केस 2 इंट्रिंसिक है ना। हाँ जी, यानी ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू वाला सिनेरियो है ना, ये आप समझ लें कुछ एक्सेप्शनल सिनेरियो है, क्योंकि ये भी तब जाके है जब एम्प्लॉइज को दिए गए कागज के टुकड़े शेयर ऑप्शंस के टुकड़े हैं और उनकी भी फेयर वैल्यू नहीं पता चल पा रही। ये मैंने पिछली क्लास में एक बात भी की थी कि अगर मार्केट में शेयर 47 का है और एक्सरसाइज प्राइस 35 है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये ऑप्शन 25 रुपए की ट्रेड हो रही हो? क्यों हो सकता है? क्योंकि लोगों को फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है। तो सिर्फ काम चलाऊ तरीका है ये इंट्रिंसिक वैल्यू वाला, कि अगर ये फिगर नहीं पता चल पा रही तो चलो 12 रुपए से काम चलाना, सिर्फ काम चलाऊ तरीका है। तो आप इसको कह सकते हैं कि एक्सेप्शंस, ये आखिरी हल निकाला गया है इसमें कि अगर इक्विटी सेटल ट्रांजैक्शंस हैं और उनमें हमें गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू भी नहीं पता चल पा रही, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की भी फेयर वैल्यू नहीं पता चल पा रही, चलो कुछ तो करो ना। तो ये एक एक्सेप्शन सिनेरियो है। तो इस एक्सेप्शनल के अंदर फिर ट्रीटमेंट ये है कि हर साल के एंड पे अपडेट करना है और सेटलमेंट पे भी अपडेट करना है, और उस अपडेशन के करते करते अगर ये ऑप्शंस बिल्कुल बेकार साबित हुई यानी जीरो, तो वो जीरो पे अपडेट करने की वजह से पिछला वाला एक्सपेंस रिवर्स हो जाएगा। जी वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 था ना, ये मैं रिकॉर्डिंग वाला, अच्छा ये रिकॉर्डिंग वाले बच्चे कहते हैं कि हमें सवाल दोहरा दिया करें। कोई सवाल अगर ऐसा हो ना कि जो सवाल सिनेरियो आपको एक नया एंगल सोचवाना जरूरी हो, तो वो मैं सवाल जरूर दोहराता हूं। लेकिन अगर एक जस्ट मुझे फील हो रहा हो कि हाँ एक चीज सिर्फ मुझे रिपीट ही करनी है, तो मैं जो रिपीट कर रहा हूं तो बस सुन लिया करें। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 था उसमें चौथे साल से ऑप्शन एक्सरसाइज होने लग गई थी, तो उसमें ना 2 काम करने थे। जो ऑप्शंस एक्सरसाइज हो रही थी उनको एक्सरसाइज करते हुए अपडेट करना था, और जो बाकी बच गई थी उनको ईयर एंड पे अपडेट करना था। चूंकि सवाल में ईयर एंड पे ही ऑप्शन एक्सरसाइज हो रही थी, इसलिए दोनों काम एक साथ ही करके तो एक कंबाइंड सी बैलेंसिंग फिगर निकल आई। वो जो बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंस निकाली ना मैंने, उसमें 2 तरह की चीजें हैं। जो ऑप्शंस सेटल हुई हैं उनकी अपडेशन की डिफरेंस है, और जो ऑप्शंस बाकी बच गई हैं उनकी अपडेशन का डिफरेंस है। वो तो सेटलमेंट की एंट्री की है ना, एक्सपेंस तो मैंने कमांड की हुई है, एक्सपेंस की मैंने कमांड की हुई है शायद।
हाँ वो याद आ गया, ये ना वो पिछले से पिछले साल ना ये स्टूडेंट्स की फरमाइश पे मैंने अलग करके दिखाई दी एंट्री। सही है, मैंने अलग की हुई एंट्री, वो मैंने टी अकाउंट बनाते हुए शायद इकट्ठे निकाला हुआ है 168। जी बिल्कुल सेपरेट ही होगी। अगर सेटलमेंट ड्यूरिंग द ईयर हो रही है तो वो सेपरेट ही बनेगी। ये 559 मैंने वहां बैलेंसिंग निकाली हुई है, लेकिन एंट्री करते हुए मैंने 481 और 78 अलग अलग की हुई है, तो वो स्टूडेंट्स की फरमाइश पे मैंने इसको तोड़ा था। फिर एक जल्दी सा छोटा सा रिकैप, इक्विटी सेटल ट्रांजैक्शंस वो हैं जिनमें कस्टमर कहां से आ गया, सप्लायर जिससे हमने गुड सर्विसेज खरीदी हैं या एम्प्लॉय जिससे हम सर्विसेज ले रहे हैं, उनकी इन गुड सर्विसेज का रिवॉर्ड उनको शेयर्स की शक्ल में मिलेगा। और एक इसकी रिकग्निशन की डिस्कशन थी कि एक्सपेंस या जो भी चीज हमें मिल रही है वो चीज डेबिट और इक्विटी ग्रुप का कोई अकाउंट क्रेडिट। अब या तो ये फौरन लमसम होनी है या फिर ओवर द पीरियड होनी है। लमसम कब होगी? अगर गुड सर्विसेज ले चुके हैं तो। ओवर द पीरियड कब होगी? अगर कुछ कंडीशन है तो। अगर हम फौरन के फौरन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर चुके तो या तो शेयर इशू किए होंगे या शेयर ऑप्शन इशू की होंगी, और अगर अभी कुछ अरसे तक तरसाना है तो फिर अभी एक पर्ची दी होगी, वादा, जिसको मैं अलग से वादा या पर्ची, कभी वादा बोल रहा हूं कभी पर्ची बोल रहा हूं। तो फिर कंडीशंस दो तरह की थी, सर्विस कंडीशंस थी और परफॉर्मेंस कंडीशंस थी। सर्विस कंडीशन ये थी कि जिसमें सिर्फ एक टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड पूरा कर लेगा एम्प्लॉय, और ये कंडीशंस तकरीबन पक्का एम्प्लॉय से रिलेटेड ही है, तकरीबन, क्योंकि सारी डिस्कशन एम्प्लॉय से रिलेटेड ही हुई है स्टैंडर्ड के अंदर। आल्दो स्टैंडर्ड ने एक सेफ पैराग्राफ लिख दिया कि आगे जो भी डिस्कशन होने जा रही है कर तो हम रहे हैं एम्प्लॉयज के लिए, लेकिन जो सर्विसेज दे रहा है उसके लिए भी ये डिस्कशन है। तो अगर सर्विस कंडीशन है तो पक्का जो पीरियड है उसी के ऊपर ही इसको फैला देंगे इस एंट्री को। और कैलकुलेशन का तरीका क्या है? हर साल के एंड पे हमने सीडी कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बंदे, 4 चीजें लेनी है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर्संस, और ये जहन में क्या टारगेट रखना है, जो इवेंचुअली एंड पे कामयाब होंगे, जिनको आखिरकार वाकई इनाम मिलेगा, हर बंदे को मिलने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, उस इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू ग्रांट डेट की, अगर एम्प्लॉय है, और अगर गुड सर्विसेज वाला है तो जब गुड सर्विस ली थी, और ईयर्स बाय ईयर, कौन से ऊपर कौन से ईयर, करंट शामिल करके, यानी जितने साल अब तक गुजर चुके हैं, जैसे तीसरा साल कर रहे हैं तो 3 डिवाइडेड बाय जितने टोटल साल पे फैलाना है। और परफॉर्मेंस कंडीशन में, और उसमें मेन फर्क ये है कि परफॉर्मेंस कंडीशन में ये जो टाइम पीरियड है इसका लगाया जा रहा होता है अंदाजा, और ये अंदाजा चेंज भी हो सकता है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस कंडीशन मार्केट कंडीशन है तो फिर इसमें जो अंदाजा है वो बस एक ही दफा लगता है, वो दोबारा अपडेट नहीं होता। और मार्केट कंडीशन का इंपैक्ट, मार्केट कंडीशन का इस्तेमाल क्या होता है? जिस बुजुर्ग के बनाए हुए फार्मूले से उस पर्ची की फेयर वैल्यू निकाली जाएगी, उस फार्मूले में मुख्तलिफ इनपुट्स होंगे, उनमें से एक इनपुट मार्केट कंडीशन भी होगा। कैसे होगा? फार्मूले में ये चीज कैसे पुट होती होगी पता नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल फेयर वैल्यू निकालने में हो जाएगा। और अगर इसके अलावा बाकी परफॉर्मेंस कंडीशन है तो फिर उनका ताल्लुक फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने से नहीं है। दिसंबर 17 एक कंडीशन थी प्रॉफिट्स 300 नहीं, सेल्स 300 मिलियन क्रॉस करेंगी शायद, पता नहीं, सेल्स, और एक कंडीशन थी मार्केट कंडीशन। तो जो मार्केट कंडीशन थी सिर्फ उसको इनकॉर्पोरेट करके फेयर वैल्यू निकालनी थी, इसलिए 38 लेके सवाल सॉल्व किया था। और आखिर में प्रायोरिटी होती है एंट्री करने की गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू, नहीं पता तो फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू। इसको मैंने 2 केसेस में बांटा था, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू पता है, और केस 2 अगर नहीं पता। अगर नहीं पता तो मैंने शायद ये एग्जाम नोट लिखवाया था कि सवाल में हम जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांट कर रहे हैं वो शेयर ऑप्शन हो और उसकी फेयर वैल्यू ना दी हो, तो फिर ये इंट्रिंसिक वैल्यू वाला केस है। तो इसमें बाकी नॉर्मल वाली अकाउंटिंग से फर्क ये है कि इसमें हर ईयर एंड पे और सेटलमेंट पे अपडेट करना है, और जो अपडेशन का गेन लॉस है वो भी P&L में ही जाना है। यहां तक किया था काम सारा। अब आगे चलते हैं मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब है टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ चेंज कर दी, और को बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी चेंज नहीं है, मोटी मोटी 2-3 बातें चेंज हैं। ये आप चैप्टर में पेज 8 पे आ जाएं, पेज 8। मॉडिफिकेशन टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज हो रही है। अच्छा, कहा तो पहले मैं केस 1 ही रहा हूं, लेकिन दोनों में फर्क समझने के लिए पेज 8 के ऊपर एक केस 1 की हेडिंग दी हुई है मैंने, उसके नीचे दी गई एग्जांपल्स, और अगले पेज पे केस 2 की हेडिंग दी हुई है मैंने, उसके नीचे दी हुई एग्जांपल्स। ये 2 लाइनें, ये जरा पढ़ के देखें, फर्क समझ आ रहा है दोनों में। पेज 8 पे केस 1 और उसके नीचे लिखी हुई 2 लाइनें एग्जांपल्स, और नेक्स्ट पेज पे केस 2, यानी केस 1 केस 2 की हेडिंग भी, ये भी अंग्रेजी का मतलब समझने की कोशिश करें, और जो नीचे 2 लाइनें एग्जांपल्स हैं वो भी। हाँ जी, केस 1 केस 2, जो टर्म्स कंडीशन हम चेंज कर रहे होंगे, या तो एम्प्लॉइज खुश हो रहे होंगे या उदास हो रहे होंगे। खुश क्यों हो रहे होंगे? जब उनके फायदे में बात जाएगी। अच्छा, उनके फायदे में बात कैसे जा सकती है? टाइम पीरियड, वेस्टिंग पीरियड कम हो जाए, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स
बढ़ जाए, शेयर ऑप्शन है तो उसकी एक्सरसाइज प्राइस कम हो जाए, और उन्हीं को उलट कर लें तो ये एम्प्लॉय नाराज हो जाएगा। तो मॉडिफिकेशन वो जो कि काउंटर पार्टी यानी दूसरी पार्टी उसके लिए बेनिफिशियल है, ये केस 1 है, और केस 2 है जिसमें काउंटर पार्टी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। केस 1 समझाता हूं। अच्छा, मैं ना एक बार बता सारा देता हूं, लेकिन मैंने ना एक सवाल बनाया है, इसमें 3 सिनेरियो बनते हैं। केस 1 में 3 सिनेरियो बन सकते हैं। मैं बता 1 गो में सारे रहा हूं ताकि एक बार जबानी समझा दूं, फिर मैंने इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बनाया है तो उसके साथ फिर और बात क्लियर हो जाएगी। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो रही हैं तो केस 1 ये है कि इससे एम्प्लॉइज हो जाएंगे खुश। अगर एम्प्लॉइज खुश हो जाएंगे और हमने ये भी मैंने 3 बातें बोली थी, या तो पीरियड कम हो रहा होगा, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स मजीद हो रहे होंगे, या फिर एक्सरसाइज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, क्या परफॉर्मेंस कंडीशन कम हो रही होंगी, लेकिन परफॉर्मेंस कंडीशन में अच्छा ठीक है, परफॉर्मेंस कंडीशन नरम हो रही होगी के अलावा फेयर वैल्यू शेयर ऑप्शन की बढ़ जाएगी क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस कम हो जाएगी। जब एक्सरसाइज प्राइस कम हो जाएगी तो उस ऑप्शन की वर्थ बढ़ जाएगी ना, है ना। पहले एक्सरसाइज प्राइस थी 35 रुपए, अब उसको 30 कर दिया तो अब उस ऑप्शन की कीमत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए एक्सरसाइज प्राइस रिड्यूस करने का मतलब है उस ऑप्शन की फेयर वैल्यू बढ़ जाना। अब वो फेयर वैल्यू, ये एग्जांपल में सबसे पहली बात ये लिखी हुई है, रिडक्शन इन एक्सरसाइज प्राइस। ये 3 मिसालें लेके चलता हूं। अगर ये है तो एम्प्लॉय को क्या फायदा, एक्साइज प्राइस कम हो जाएगी। एक तो फायदा है कि एक्साइज प्राइस कल को कम हो जाएगी। दूसरा उसको इमीडिएट एक फायदा ये है कि उसके पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं उनकी वर्थ बढ़ जाएगी, उनकी वर्थ बढ़ जाएगी। अच्छा, इसमें उसको क्या फायदा, उन एम्प्लॉइज को कहा था 4 साल मेहनत से काम कर लो, हर एक को 500-500 शेयर मिलेंगे, अब कह रहे हैं 600 शेयर मिलेंगे, तो 100 एडिशनल शेयर्स का फायदा होगा ना उसको। यहां पर पहले उसको टारगेट दिया था कि 4 साल तक नौकरी में रहना, अब कह रहे हैं चलो 3 साल तक रह लो, तो उसको फायदा हो जाएगा। तो यहां वाले फायदे की अकाउंटिंग क्या करनी है, इनफैक्ट सारी की अकाउंटिंग क्या करनी है, नहीं, इसकी अकाउंटिंग क्या करनी है कि जो ओरिजिनल कैलकुलेशन चल रही थी उसको एज इट इज चलाते जाएं। अच्छा, सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, अगर ये मिसाल ऊपर से जाए तो जाने देना, बिल्कुल जाने देना। एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कुछ साल से हमारे पास चल रहा था, हमने उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट इंस्टॉल किया जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर था, लेकिन उससे ओरिजिनल एसेट की लाइफ चेंज नहीं हुई, उस पार्ट की अपनी बहरहाल एक सेपरेट लाइफ है, तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी, उस पार्ट की अलग से कर लेंगे और जो बेस पीछे एसेट है वो जैसे पहले चल रहा था चलता रहेगा। तो इसके बारे में रूल ये है, इनफैक्ट इसके बारे में भी यही है कि जो पहले हम अकाउंटिंग चला रहे थे ना वो पहले की तरह चलाते रहेंगे। अब जो एडिशनल बेनिफिट उसको जा रहा है, एडिशनल बेनिफिट कैसे जा रहा है, 100 शेयर्स और वादे हो गए। एडिशनल बेनिफिट कैसे जा रहा है, उस शेयर ऑप्शन की वर्थ बढ़ गई। ये जो एडिशनल बेनिफिट वाला पोर्शन है इसको अब से ऑनवर्ड एक्सपेंस बना लेते हैं, यानी जो ओरिजिनल अकाउंटिंग चल रही थी वो वैसे ही चलती रहेगी। जो उस एम्प्लॉय को एक एडिशनल बेनिफिट होने लगा है, चाहे वो इस शक्ल में हो चाहे वो इस शक्ल में हो, इस शक्ल में बेनिफिट कैसे हो रहा है, उसको एक्साइज प्राइस कम हो रही है, ये तो कल फायदा होगा। उसके पास जो पर्ची मौजूद है उस पर्ची की वर्थ बढ़ रही है, उसको एक एडिशनल फायदा हो रहा है। तो जो पुरानी अकाउंटिंग चल रही थी वो एज इट इज चलती रहेगी, और जो अब से ऑनवर्ड उसको एडिशनल बेनिफिट हो रहा है, इस एडिशनल बेनिफिट को रिमेनिंग पीरियड के ऊपर अलग से एक्सपेंस बनाएंगे। ये होगा इस सूरत में। और इस सूरत में ये होगा कि पहले हम लोग उसको 4 साल पे फैला रहे थे, तो पहले साल का सीडी निकाला था 1/4 करके, दूसरे साल निकाला था नहीं 5 साल सर्विस था, पहला निकाला था 1/5 करके, दूसरे साल आए होंगे 2/5 करके। अब तीसरे साल हमने कहा कि जाओ तुम्हें 1 साल माफ किया, 4 साल बहुत हैं, तो तीसरे साल हम सीडी निकाल रहे होंगे 3/4 करके, यानी सिंपली हम वो डिनोमिनेटर चेंज कर लेंगे बस। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। पिछला सीडी 2/5 निकला हुआ है, अब सीडी 3/4 निकला है, तो डिफरेंस सारा चीज एक्सपेंस आ जाएगा। तो जो सिर्फ पीरियड चेंज है उसके लिए सिंपली सीडी बैलेंस में एडजस्टमेंट आएगी, और ये दोनों चीजें जो हैं इनमें जो पहले हो रहा था वो होता रहेगा। जो सिर्फ एडिशनल बेनिफिट की अमाउंट है उसको रिमेनिंग पीरियड पे अलग से एक्सपेंस फैलाएंगे। ये एप्लीकेशन जो मैंने लिखी हुई है, पॉइंट नंबर 1, जो पहले काम चल रहा था वो चलता रहेगा। पॉइंट नंबर 2, जो अब हमने उसको एडिशनल बेनिफिट दे दिया, जो इंक्रीज हो गई टोटल फेयर वैल्यू में, ये जो मैंने पॉइंट 2 लिखा हुआ है ना, वो इन दोनों की बात हो रही है, और जो आखिरी पेज में बिल्कुल आखिर में पॉइंट 3 लिखा हुआ है उसकी बात हो रही है। ये मैं आपको सवाल से भी फर्क क्लियर कर देता हूं। पॉइंट 1 जो पहले चल रहा चलता रहे, पॉइंट 2 इन दोनों की बात हो रही है, और पॉइंट 3 इसकी बात हो रही है। ये जो पॉइंट 1 है, ये लाइन पढ़ ले पहले, फिर पॉइंट 2 बताता हूं। पॉइंट 1 एप्लीकेशन और मॉडिफिकेशन में पॉइंट 1, ओके। अच्छा, पॉइंट 2 समझें। हो सकता है अभी पुराना वाला पीरियड चल रहा होता और फिर मॉडिफिकेशन होती,
तो फिर वो सारी बातें जो मैंने यहाँ खड़े होकर कही कि जो पुराना चल रहा है वेजिटेज चलाएंगे और जो नया एडिशनल बेनिफिट है वो रिमेनिंग पीरियड में बांट देंगे। और अगर उनकी परफॉर्मेंस हो चुकी हुई है पूरी और अब उनको कोई बस परफॉर्मेंस उनकी पूरी हो गई हुई है, बस अभी उनकी एक्सरसाइज रहती थी, तो उनको कहा कि चलो 4000 की बजाय तुम्हें हम 5000 शेयर दे देते हैं, परसों तुमने शेयर लेने तो आना ही है तो हम तुम्हें 5000 शेयर दे देते हैं। यानी मजीद कोई परफॉर्मेंस पेंडिंग नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस पूरी हो चुकी हुई थी, वेस्टिंग कंडीशन कोई बाकी रह नहीं गई थी, तो फिर क्या करें? फिर फॉरेन एक्सपेंस बन जाएगा। लेकिन अगर पुरानी वाली परफॉर्मेंस तो पूरी हो गई थी, ये जो मजीद 100 शेयर्स और देने हैं इनके लिए क्या, अच्छा 2 साल और लगा लो, तो फिर इन एडिशनल बेनिफिट की अमाउंट को 2 साल पे फैला लेंगे। ये पॉइंट नंबर 2 पूरा पढ़ लें, पॉइंट 2। और जो इसके अंदर मैंने डब्बा बनाया हुआ है इंक्रीज इन टोटल फेयर वैल्यू, अगर अभी बात समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो सवाल करते हुए वैल्यू से तो मैं समझा ही दूंगा। ये पॉइंट नंबर 2 सारा पढ़ लें डब्बे समेत। डब्बा समझ आ गया तो सही है, नहीं तो सवाल में समझा दूंगा। हाँ जी, ये जो बड़ा सा डब्बा बनाया हुआ है, अगर ये टूटा फूटा भी समझ आ गया तो बहुत है, बाकी मैं सवाल से समझाता हूँ या बिल्कुल भी नहीं समझ आया। अगर आप कह रहे हैं बिल्कुल सब समझ आ गया तो आप गलत कह रहे हैं। चलिए ठीक है, इन एनी केस प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 पे आ जाए, प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 पे आ जाइए। पढ़ने में करता हूं। अच्छा, ये आपने अभी चैप्टर में जो पढ़ा है, अगर ध्यान नहीं दिया किसी ने तो मैं ध्यान दिला देता हूं। ये इसमें एक डेट इंपॉर्टेंट थी, एट द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, यानी ये डेट स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है। मतलब अगर 2.5 साल गुजर गए थे, 2.5, और अब पीछे 1.5 साल चेंज है, तो हमने 6 महीने का भी मार्जिन रखना है। पहले जो 6 महीने गुजर गए उसके लिए और एक्सपेंस है, और रिमेनिंग 6 के लिए और है। ये डेट ऑफ मॉडिफिकेशन पे डिपेंडेंट है चीज। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 पढ़ लें। ये 1-2 के अलावा तकरीबन सारे ही ना ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये मैंने ओरिजिनल आईएएस से उठाए हैं, सिर्फ उनको सवालों की शक्ल दी हुई है।
जी पढ़ लिया। ईयर 1 तक जो ओरिजिनली उन सबको कहा हुआ था, कितनी ऑप्शन देनी थी हर बंदे को? 100। और एक्सरसाइज प्राइस जितनी भी रखी थी, फेयर वैल्यू ऑप्शन की 15 थी, यानी उस पर्ची की फेयर वैल्यू 15 थी। ईयर 1 एंड हो गया, बाय द एंड ऑफ ईयर 1, ईयर 1 एंड हो गया, दूसरा पैराग्राफ। और अब हमने ये किया है कि एक्सरसाइज प्राइस चेंज कर दी, क्योंकि शेयर मार्केट में गिर गया था, तो इसलिए हमें लग रहा है कि अब हमारे एम्प्लॉइज के लिए इतनी कोई अट्रैक्टिव रह नहीं गई ऑप्शन, तो हमने शेयर ऑप्शन की रीप्राइसिंग कर दी। क्या मतलब? एक्सरसाइज प्राइस चेंज कर दी, तो उसकी वजह से इसकी फेयर वैल्यू बदलेगी। तो मॉडिफिकेशन डेट ईयर 1 गुजरने के बाद है, यानी ईयर 2 का स्टार्ट किया है। बेशक एट एंड ऑफ ईयर 1 है, लेकिन हमने वहां से ऑनवर्ड एक्सपेंस बनाना है, तो इसलिए ईयर 2 का स्टार्ट ही आ जाएगा। तो ईयर 1 तो जैसे पहले चल रहा है वैसे चलेगा। मैं सीडी बैलेंस निकाल रहा हूं, ये कर रहा हूं जी मैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन 8। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अच्छा मैंने सोल्यूशन जो पीछे किए हैं ना, वो मैंने वो टेबलर फॉर्म में किए हुए, टेबल बनाया होता है मैंने, और डब्बे के नीचे क्लोजिंग लिखता हूं और बैलेंसिंग एक्सपेंस बनाता हूं। बोर्ड पे मैं टी अकाउंट कर रहा हूं, जैसे आपको आसानी लगे। ईयर 1 का सीडी, ईयर 1 के एंड पे खड़े हम, और हमारा बेस्ट एस्टीमेट क्या है कि इवेंचुअली कितने लोग कामयाब होंगे? हाँ जी 300, 390। क्यों? तो फिर 100 किधर गए? वो 100 वाली बात किधर गई फिर? हाँ वो भी तो ईयर 1 ही है। जी हमने कैलकुलेशन ईयर एंड पे करनी होती है आके। हमें जो पहला पैराग्राफ है ना, उसमें टाइम पीरियड चेंज नहीं किया, तो पहला वाला सारा पैराग्राफ एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 ही चल रहा है, क्योंकि दूसरे पैराग्राफ में फिर ईयर 1 के एंड पे आए। तो हमें ईयर 1 के शुरू में लगता था 100 लोग छोड़ेंगे, तो लगता होगा शुरू में, हमने कैलकुलेशन करनी ही ईयर एंड पे आके। तो अब ईयर 1 गुजरने के बाद क्या हुआ? 40 लोग छोड़ गए हैं और 70 मजीद छोड़ जाएंगे, यानी 110 टोटल छोड़ जाएंगे, तो 390। और हर बंदे को कितनी शेयर ऑप्शन? 100। एक शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू ग्रांट डेट वाली 15, और टोटल कितने साल पे फैलाना है? तो 1/3, 195। तो यही बन गया एक्सपेंस। ईयर 2 अब आ गई है मॉडिफिकेशन, सीडी बैलेंस। क्या मॉडिफिकेशन हुई है? हमने एक्सरसाइज प्राइस कम कर दी या बढ़ा दी? ये क्या लिखा कम कर दी? ये तो रीप्राइस लिखा हुआ। शेयर प्राइस गिर गई है, तो हमने एक्साइज प्राइस फिर कम ही की होगी, तो एक्साइज प्राइस कम की है, इसका मतलब ये मॉडिफिकेशन केस 1 हो गया, एम्प्लॉइज को फायदा जाएगा। तो इसका तरीका ये है कि जो पहले कर रहे थे वो एज इट इज चलाएं। अच्छा एज इट इज चलाना तो है, लेकिन ये बहरहाल हमने अपडेट करना है, क्योंकि जब एज इट इज चलाने की बात हो रही है ना, तो वो एक बंदे को सामने रख के बात हो रही है। ये तो हम नंबर ऑफ बंदों का अंदाजा चेंज कर रहे होते हैं। एज इट इज का मतलब ये वाली चीज है। देखिए हमने कॉन्ट्रैक्ट तो हर बंदे के साथ इंडिविजुअल किया है ना, तो जो अकाउंटिंग है ना IFRS 2 की, वो सारे रूल एक बंदे के हिसाब से बात बोली जा रही है। पता नहीं क्या बोले जा रहा हूं मैं। IAS 19 में भी, ये IAS 19 के बाद ही पढ़ाने वाला टॉपिक है, IAS 19 में भी जो हम लोग क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, वो बैलेंस एक बंदे को सामने रख के ही टर्म्स एंड कंडीशन बात हो रही होती है कि जब रिटायर होगा तो इतने साल काम करेगा। वो तो हम टोटल एम्प्लॉइज की कंबाइंड कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, इसलिए सीडी बैलेंस कंबाइंड आ जाता है। वरना IFRS 2 का जो रूल चल रहा है, IFRS 2 के अंदर इस बात को ज्यादा उछाला नहीं है, ज्यादा डिस्कशन यही की गई है। इसका जिक्र किया जरूर है, लेकिन इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं है, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस की बात है। हमारा बेस्ट एस्टीमेट, क्योंकि एक्सपेंस हम टोटल रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कर रहे होते हैं। और ये अंडरस्टूड बात है कि हमने एम्प्लॉइज का एस्टीमेट इवेंचुअली अपडेट करते करते कहां तक पहुंचाना होता है, जो आखिरकार वाकई शेयर्स लेके जाएंगे। तो ये वाली बात तो कॉमन सेंस की है, टर्म्स कंडीशन रूल्स वगैरह वो ये हैं। तो 100 × 15/3 ये एज इट इज चलेगा, लेकिन नंबर ऑफ पर्संस का एस्टीमेट तो अपडेट होगा। तो जो ओरिजिनल वाला था, मतलब 100 × 15, इसको ओरिजिनल वाला कह रहा हूं, /3 इसको ओरिजिनल वाला कह रहा हूं, ये ऐसे ही चलेगा। 100 × 15/3, और अब ये 2 हो गया। नंबर ऑफ पर्संस हाँ अपडेट होंगे। ईयर 2 गुजर गया, कितने लोग और छोड़ गए? 35, 40 पहले 35 सब 75 छोड़ गए, और कंपनी को लगता है 30 और छोड़ जाएंगे, यानी टोटल 105 छोड़ जाएंगे, तो 395। ये है जो ओरिजिनल वाला था, वो एज इट इज चलेगा। लेकिन जो बेनिफिट वाला पोर्शन है, बेनिफिट वाला पोर्शन मॉडिफिकेशन से पहले कितने गुजर गए थे? 1। और ये जो हमने शेयर एक्साइज प्राइस चेंज किया, यानी मॉडिफिकेशन की है, क्या पीरियड कोई चेंज किया है? नहीं। तो मॉडिफिकेशन के बाद कितने रह गए? 2 साल, और उन 2 में से ये 1 है। मॉडिफिकेशन ईयर 1 गुजरने के बाद हुई थी, अब ये मॉडिफिकेशन वाले 2 में से 1 है, तो 1/2 लोग यही हैं। 395 × 100, ये इंटू करता हूं 15 की जगह, 1/2
ये 1/2 वाली बात। ओके, अच्छा अब 15 की जगह यहां रुपए लाता हूं। इस पर्ची की, ये तो वादे वाली पर्ची है, इसकी वर्थ क्यों बढ़ गई? क्योंकि एक्साइज प्राइस कम हो गई तो इस पर्ची की वर्थ बढ़ गई। अच्छा, अगर हमें देखना हो कि कितनी बढ़ गई तो हम देखेंगे कि 2 साल पहले कितनी थी। मैं जुमला सवाल और बेहतर करता हूं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि पर्ची की वर्थ कितनी बढ़ गई, एवरेज टाइम गुजरने की वजह से कितनी बढ़ गई, से कितनी बढ़ गई, मॉडिफिकेशन की वजह से। तो मॉडिफिकेशन की वजह से कितनी बढ़ गई, ये हमें अभी उस पर्ची की क्या वर्थ है माइनस 2 साल पहले कितनी थी, फिर मॉडिफिकेशन से जस्ट पहले कितनी की थी। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पता चलेगा कि मॉडिफिकेशन की वजह से कितनी बढ़ी है। तो ये बात लिखी हुई है लास्ट पैराग्राफ में कि चूंकि शेयर प्राइसेस गिरती जा रही थी तो ये पर्ची जिसकी वर्थ शुरू में 15 रुपए थी, गिरते गिरते दूसरे साल के एंड पे ये कितनी आ चुकी हुई थी, 5 रुपए पे। ये लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट एट द रेट ऑफ रीप्राइसिंग, यानी ईयर 2 के शुरू में, द फेयर वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द ओरिजिनल शेयर ऑप्शंस ग्रांटेड, यानी जो ओरिजिनल वाली पर्ची थी, और चूंकि ये आईएस की मिसाल है तो इसने एक्सप्लेन भी कर दिया, दैट इज बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द रीप्राइसिंग, उस पर्ची की वैल्यू गिर के 5 रुपए तक आ गई हुई थी, लेकिन मॉडिफिकेशन की वजह से वो 8 पे पहुंच गई। तो मॉडिफिकेशन की वजह से क्या फर्क पड़ रहा है, 3 रुपए का, वो 3 रुपए यहां मल्टीप्लाई होंगे। ये है जो पेज 8 पे उस डब्बे के अंदर फार्मूला लिखा हुआ मैंने। अब आप उस फार्मूले को भी देख लें, बेशक दोबारा रिलेट कर लें, ताकि पेज 8 पे ये जो एंड पे डब्बा बनाया हुआ है उसमें जो पहला है, इफ द वैल्यू ऑफ, ये ऊपर वाला हो गया 8 और नीचे वाला हो गया 5, तो 3 रुपए हो गए। क्या बना सीडी, 4 5 4 2 5, तो एक्सपेंस क्या बन गया जी, 24 259 250। अच्छा, मगरिब चूंकि और पीछे आती जा रही है तो मगरिब पढ़ के क्लास स्टार्ट, लेकिन ऑफिस से ना मगरिब पढ़ के निकलना। ईयर 3 बीडी बन गया 454250। अब ये ईयर 3 आखिरी है, तो ये मैं सीडी अगर लिख भी रहा हूं तो मेरा मतलब है बिल्कुल इसका एंड क्लोजिंग, उसके बाद तो एंट्री होके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड डेबिट हो जाना और शेयर ऑप्शंस क्रेडिट हो जानी। तो इसलिए मैं सिर्फ कैलकुलेशन में इसको सीडी कह रहा हूं। अब तीसरे साल के एंड पे पोजीशन क्या है, जो ओरिजिनल चल रहा था उसका अब 3/3 हो गया है और इसका 2/2 हो गया है, तो वो 3/3 और 2/2 बेशक ना लिखें। और अब तीसरे के एंड पे असल एम्प्लॉइज कितने बने 397, तो 397 इंटू 100 इंटू 15, ना भी लिखे तो चलेगा, लेकिन मैं फर्क समझाने के लिए लिख देता हूं 3/3 और प्लस 397 इंटू 100 इंटू 3 रुपए 2/2 जी 714, और एक्सपेंस हो गया 260 350।
जी प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 डन। कोई सवाल? अच्छा अब ना प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 ज़बानी नहीं लिख के पार्ट ए आप करें, बी और सी मैं करता हूं बोर्ड पे। ये तीन अलग, ये खुद ही बनाया मैंने, या इसमें नहीं था, मैंने खुद ही बनाया है। ये 3 सवाल है बेसिकली। मैं ये जो यहाँ 3 मिसालें लिखी थी ना, इनके 3 सवाल बनाए मैंने। तो ये ए बी सी 3 इंडिपेंडेंट सिनेरियो बनाए मैं। तो ए यही है, ये आप कर दें, बी और सी मैं करता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 बेसिक सारा डाटा पढ़ के पार्ट ए आप कर दें लिख के, फिर बी और सी करता हूँ। डेट का ध्यान से देखना, ईयर जनवरी दिसंबर है।
2 साल हैं यार सिर्फ, 1920 का है करने को बस। जी 2019 कितने लोगों की उम्मीद है कि 180 हर बंदे को 100 उस वक्त 20 और 1/4 जी 90,000। दो 2020 के एंड पे हमें लगता है कि 15 लोग छोड़ेंगे अब 185। तो जो ओरिजिनल वाला है वो एज इट इज चलेगा और उस एज इट इज में से 4 में से 2 गुजर गए। और 1 जुलाई 20 यानी मिड ईयर, तो अब जब 1 जुलाई 20 से ऑनवर्ड देंगे तो 1.5 गुजर गया, 2.5 रह गए। तो जो मॉडिफिकेशन वाले बेनिफिट की अकाउंटिंग करनी है वो 2.5 साल की करनी है। लोग यही हैं, इनटू शेयर ऑप्शंस वही हैं, इनटू 20 रुपए की जगह 4 रुपए और रिमेनिंग रह गए हैं 2.5 और इस 2.5 में से ये आधा है। 1 जुलाई ऑनवर्ड 6 महीने। अगर आपने इसको 1/2 करना है तो आगे फिर 6/12 दोबारा करना पड़ेगा। ये 0.5 और 2.5 वाली बात ओके। तो सीडी बन गया 199, तो एक्सपेंस आ जाएगा 109,800। हाँ जी, कोई एतराज तकलीफ परेशानी? सिनेरियो बी पढ़े। सिनेरियो बी, जी सिनेरियो बी में क्या हो रहा है? पहले 100 था तो अब उनको हम 30 और 30 और कर रहे हैं। तो अब जो पुराना है वो तो एज इट इज चलेगा। ये अब यहां पर जैसे 4 रुपए निकाले थे ना, क्योंकि वही पर्ची थी, उसी पर्ची की एक्साइज प्राइस चेंज होने की वजह से वर्थ बदल रही थी और वो जो वर्थ बदली थी वो 4 रुपए थी। अब हमने एक्सरसाइज प्राइस नहीं बदली, मजीद पर्चियां दे दी। तो पहले हर एक को 100 पर्चियां मिलनी थी, अब हर एक को 30 और मिलनी है ना। तो वो 30 के लिए हम फिर से 185 इंटू 30, और अब उस पर्ची की वैल्यू नहीं बदल रही, पर्चियां ही नई दे रहे हैं। तो अब यहां रुपए कौन से लूं? जो उस नई पर्ची की वैल्यू है। पहले वही पर्ची की वैल्यू बदल रही थी, तो जितनी वैल्यू बदल रही थी ये वो था। अब हम 30 और पर्चियां दे रहे हैं, वो है ही नई एडिशन चीज, तो उन 30 पर्चियों की वैल्यू 24। अच्छा, ठीक है। और चूंकि ये 1 जुलाई ऑनवर्ड चल रहा है तो 6 महीने ओवर 2.5 साल।
तो एक्सपेंस बन गया 12160। वही 100 पर्चियां हैं, उन पर्चियों की वर्थ बदल गई थी क्योंकि उनके ऊपर लिखी हुई एक्सरसाइज प्राइस चेंज हो गई थी। यहां पर पुरानी 100 पर्चियां अपनी जगह हैं, नई 30 पर्चियां एडिशनल दे रहे हैं। तो ये जो एडिशनल 30 पर्चियां दे रहे हैं, अब हम इन 30 पर्चियों की अकाउंटिंग अलग से कर रहे हैं। देखें यहां पर पर्ची वही है, उस पर्ची की वर्थ चेंज हो गई, तो सिर्फ उस चेंज्ड वर्थ को लिया उन्हीं पर्चियों के साथ। यहां पर पर्चियां एडिशनल हो रही हैं, तो उन एडिशनल पर्चियों को फिर अलग से एक्सपेंस बना रहे हैं। सेम कौन सा? आप ये 20 क्या समझ रही हैं? क्या ये एक्सरसाइज प्राइस? हाँ, फिर वैल्यू है इस पर्ची की। हाँ, तो ये 20 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती थी। ये ग्राफ डेट की है, ये मॉडिफिकेशन डेट की है। हाँ जी, क्या इंशाल्लाह गिवन होती, वरना कैसे पता लगती है गिवन होती? हाँ जी, सिनेरियो बी, सिनेरियो सी। सिनेरियो सी में क्या हो रहा है? तो वही 185 इंटू 100 इंटू 20, साल दूसरा है लेकिन अब 2/3 बस 2,667। हम कौन सी नई वैल्यू को ला रहे हैं? नई वैल्यू को नहीं ला रहे ना, कोई नई वैल्यू आ रही होती ना तो फिर हम उस पॉइंट ऑनवर्ड चलाते हैं। पॉइंट 3 में लिखा हुआ था चैप्टर में कि अगर वेस्टिंग कंडीशंस में चेंज हो रही है तो इसको वैसे ही हैंडल करेंगे जैसे पहले करते थे। तो पहले ऐसे ही करते थे कि दरमियान में कोई ईयर बदल जाता था तो अगली बार वो ईयर चेंज हो जाता था। यानी एग्जिस्टिंग पर्चियों की वैल्यू भी चेंज हो रही है और फर्दर पर्चियां भी दे रहे हैं, हो सकता है। तो फिर वो ये काला और लाल और नीला और आ जाएगा। देखें, ऐसा हो सकता है कि इन पर्चियों की वैल्यू भी बदल रही हो और नई पर्चियां भी दे रहे हो, तो जो वैल्यू बदलने वाली चीज है वो ये होगी, नई पर्चियां वैसे होगी। अच्छा, एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं और उसके साथ वेस्टिंग पीरियड बढ़ा रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। ये पुरानी वैल्यूज के साथ आएगा, ये नए पीरियड के साथ आएगा। दोबारा, अगर यहां पर नई पर्चियां दी होती और कहा होता कि 4 नहीं 5 साल, तो ये वाली कैलकुलेशन 4 के हिसाब से ही चलती। इसमें हम 3.5 कर देते। अगर कहा होता हम आपको और पर्चियां दे रहे हैं लेकिन 1 साल और बढ़ा लो, तो पुराने वाले को एज इट इज चलाते 2/4 करते, लेकिन इसमें अब 1 साल बढ़ा के करते। तो जो पुराना है वो एज इट इज चलेगा, जो एडिशनल बेनिफिट है अब रिमेनिंग टाइम के हिसाब से। और ये दोनों सिचुएशंस बिल्कुल मर्ज हो सकती हैं, अलग अलग कैलकुलेशन हो जाएगी। जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 9। चलें एक फास्ट पेपर का देख लें सवाल। दिसंबर 18 देखें। दिसंबर 18 और ये सॉल्यूशन में ना एक चेंज, ये रिकॉर्डिंग वाले भी किताब में एक चेंज लास्ट टाइम मुझसे रह गई थी, वो इसलिए बुक में सही नहीं एडजस्ट हो सकी, वो मैं चेंज करा दूंगा। दिसंबर 18 पांच पेपर वाले पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 8, करोला लिमिटेड। इंक्रीज हो रहे तो
ऊपर भी इंक्रीज लिखोगे सब नीचे इंक्रीज लिखोगे क्या जी? दोनों कौन से? नहीं नहीं, ये ओरिजिनल वाला पुराना चलेगा। अगले साल में वो आपको इस सवाल में है ऐसी बात, वो इस अभी जो कराने लगा ना उसमें ये चीज कवर हो जाएगी जो पूछ रही है। जी हाँ जी, पढ़ लें तो करूं। मार्केट कंडीशन, हाँ जी। मार्केट कंडीशन किधर है? ये मॉडिफिकेशन में मार्केट कंडीशन कहाँ चेंज की हमने? प्रैक्टिस क्वेश्चन 8, प्रैक्टिस क्वेश्चन 9, मार्केट कंडीशन कहाँ है इसमें? मॉडिफिकेशन है ना।
मार्केट कंडीशन वो परफॉर्मेंस कंडीशन है जिसमें हम एम्प्लॉय को टारगेट ये देते हैं कि इतने अरसे में शेयर प्राइस यहां से यहां तक पहुंच जाए, मार्केट शेयर प्राइस, ये मार्केट कंडीशन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 और 9 यानी मॉडिफिकेशन में ये हो रहा था कि हमने शेयर ऑप्शंस दी हुई थी और उनकी एक्सरसाइज प्राइस जो हमारे और एम्प्लॉय के दरमियान कॉन्ट्रेक्चुअल चीज है वो चेंज कर रहे थे। मार्केट कंडीशन है हमारे शेयर की मार्केट में, लिस्टेड कंपनी है हम, हमारे मार्केट में शेयर की प्राइस बदल जाए, हमारे एम्प्लॉयज की मेहनत से बिजनेस ग्रो कर जाए, शेयर प्राइस बढ़ जाए, ये मार्केट कंडीशन है। हम एम्प्लॉय के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन तय कर रहे हैं कि एक्साइज प्राइस क्या होगी, इतने पैसे देना, तुम्हें शेयर मिल जाएगा, ये मार्केट कंडीशन नहीं है। IFRS 2 के बाद मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कराना है और मैं सोच रहा हूं उसमें क्या हाल होगा आप लोगों का। हाँ जी, पढ़ लिया तो करूं। सवाल की रिक्वायरमेंट है, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं किस साल के? 4 साल। फर्स्ट जुलाई 13 से बात शुरू हो रही है, अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून है। और जुलाई से जून चलेंगे तो फर्स्ट जुलाई 14 से शुरू हो रही है कहानी, तो दिसंबर, अरे वो जुलाई, नहीं वो जुलाई वाला और सवाल था, नहीं ठीक है, वो और है जो मैंने कराना था। जनवरी से दिसंबर ईयर है, फर्स्ट जनवरी 14 से कहानी शुरू हो रही है, तो दिसंबर 14, दिसंबर 15, दिसंबर 16 और फिर दिसंबर 17, इन 4 साल के एक्सट्रैक्ट्स मांगे हुए हैं, SOFP और SOCI। और 16 नंबर सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स यानी कैलकुलेशन करने के नहीं है, एंड एक्सप्लेन, तो जो समझा और अपनी समझ के मुताबिक कैलकुलेशन की वो अंग्रेजी में लिख के बतानी भी है। यानी जो कुछ किया है, जो कुछ जहन में सोचा कि इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इतने क्यों लिया आपने, ईयर्स इतने क्यों लिए, मॉडिफिकेशन के लिए ये क्यों किया, डिवाइड बाय इतने साल से क्यों किया, ये सारा अंग्रेजी में जस्टिफाई भी करना है। तो चूंकि एक्सट्रैक्ट्स मांगे हुए हैं तो फिर पहले आधा पौना पेज छोड़ के, बल्कि आधा ही पेज बहुत है, वर्किंग कर लेते हैं और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन मैं ज़बानी बोल दूंगा। ये हम कर रहे हैं जी दिसंबर 18 है, 5 पर दिसंबर 18। वर्किंग में चलते हैं, पहले 2014 के एंड पे खड़े हैं हम। 2014 मॉडिफिकेशन कब हुई है? 1 जनवरी 16, तो 14 और 15 पुराना गुजरेगा। तो 14 में क्या सूरत हाल थी? 14 में सूरत हाल ये थी कि हर बंदे को, 50 लोग हैं, हर बंदे को 1000 रुपए एक्सरसाइज प्राइस पे शेयर ऑप्शंस देनी है। कितनी कितनी? पॉइंट नंबर 2, अगर ग्रॉस प्रॉफिट 900 मिलियन प्लस हुआ तो हर बंदे को 4-4 हजार, और अगर 1000 मिलियन प्लस हुआ तो 6-6 हजार। ये जो शुरू में प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहीं कर रहे थे उनमें से कहीं इस तरह की एक सिचुएशन थी कि नंबर ऑफ ऑप्शंस डिपेंडेंट थी परफॉर्मेंस के ऊपर। और मार्केट कंडीशन भी है। पॉइंट नंबर 1, उनको कहा है कि एक तो 3 साल आपने गुजारने हैं, उसके अलावा शेयर प्राइस 1500 रुपए तक पहुंच जाए। ये मार्केट कंडीशन है, ये मार्केट कंडीशन है। जो ऊपर 1000 रुपए वाली बात लिखी हुई है ना, ये मार्केट कंडीशन नहीं है। 1000 रुपए तो एक्सरसाइज प्राइस है। जब हम एम्प्लॉय को दी जाने वाली कंडीशंस के अंदर शेयर प्राइस का, मार्केट में शेयर प्राइस का बढ़ना शर्त रख रहे हैं, तो वो शर्त मार्केट कंडीशन है। तो इस मार्केट कंडीशन का सवाल में क्या इस्तेमाल होता है? जो ऑप्शन की फेयर वैल्यू है वो इनकॉर्पोरेट उसके अंदर हो जाती है, और आपको वो दी हुई है, आपको फेयर वैल्यू ऑप्शन दी हुई है। अच्छा जी, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 की अंग्रेजी में कोई एतराज, क्योंकि पॉइंट 3 फिर 16 में जाके शुरू होगा, तो 14 और 15 में पॉइंट 3 का काम नहीं है। पॉइंट 1, 2 ओके। चले 14 के एंड पे खड़े हम। अब जब 14 के एंड पे खड़े हैं तो आखिर में जो टेबल दिया हुआ है उस टेबल में से हम एम्प्लॉइज कौन से कॉलम से देखें? 31 दिसंबर 14 वाले। 1 जनवरी 14 को तो सारा काम शुरू हुआ था, कैलकुलेशन तो हम ईयर एंड पे कर रहे हैं, तो 31 दिसंबर 14 वाले कॉलम में 47 ईयर एंड पे मौजूद हैं, और मजीद जो 2 साल और हैं उनमें 8 और छोड़ जाएंगे। नहीं 12 नहीं, 12 हमने 1 जनवरी को सोचा था, होता रहे, हम ईयर एंड पे खड़े होकर देखते हैं। तो ईयर 1 के एंड पे पोजीशन ये है कि 3 छोड़ गए हैं और मजीद 8 छोड़ जाएंगे, या ये 3 इन 8 के अंदर शामिल हैं? मजीद 8 छोड़ जाएंगे, क्योंकि 3 तो वो छोड़ गए हुए हैं, तो अब उन 3 को मिला के थोड़ी 8 कहेगा। वैसे भी कह रहा है ड्यूरिंग रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड, तो इसलिए 47 में से 8 और छोड़ जाएंगे, तो पीछे रह जाएंगे 39। और 39 लोगों को इनटू 4000 ऑप्शंस या 6000 ऑप्शंस ना चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। मार्केट कंडीशन चेक करनी पड़ेगी? नहीं, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट वाली कंडीशन है ये चेक करनी पड़ेगी। ग्रॉस प्रॉफिट वाली कंडीशन ये थी कि ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड, ड्यूरिंग जो एवरेज एनुअल जीपी है वो 900 मिलियन प्लस हो। तो अभी इस वक्त 2014 गुजरा है, 2014 गुजर गया, 2014 में कितना कमाया? 940। और जो उसके बाद अगले 2 साल हैं उनमें कितना कमाने की उम्मीद है? कैसे पता?
ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि हम जिस भी ईयर एंड पे खड़े हुआ करेंगे हमारा अंदाजा होगा कि अगले ईयर्स में उतना ही कमाएंगे जितना इस ईयर में कमाया। तो हम जब 2014 क्रॉस कर गए हैं, वैसे तो ये 2014 ज़बानी भी कर सकता हूं, लेकिन चलें प्रोसीजर के लिए लिख के दिखा देता हूं। तो 14 में कमाया 940 और हमें उम्मीद है कि 15 और 16 में भी 940 ही कमाएंगे। तो 2014 में हम 900 मिलियन वाली क्लास में फॉल कर रहे हैं, तो हम फिर एम्प्लॉइज को कितने शेयर ऑप्शंस देंगे? 4000। तो 39 लोग 4000 ऑप्शंस, और रुपए कौन से लूं? 600 के 650, 600 ग्रांट डेट वाले रुपए लेने हैं। ग्रांट डेट 1 जनवरी 14 है। कैलकुलेशन बेशक हम 31 दिसंबर पे खड़े होकर कर रहे हैं, लेकिन ग्रांट डेट 1 जनवरी 14 है, तो इसलिए 600। और कितना टाइम पीरियड है? 31.2 मिलियन। ये हो गया 2014 का सीडी। इस फिगर में बताएं इतराज। 2015 नोटिफिकेशन अभी भी यहां नहीं है, अगले साल में है। तो 2015 में अब कितने लोग छोड़ चुके हैं, मतलब 15 के एंड पे कितने रह गए, और अगले साल में कितने छोड़ने की उम्मीद है? तो 44 रह गए और 4 की उम्मीद है कि छोड़ जाएंगे। तो 2015 के सीडी में 40 आ जाएंगे। और 4000 के 6000 नहीं, देखना पड़ेगा। 2014 में कमाया था 940, 15 में कितना कमाया? 820, और 16 में भी फिर 820 ही कमाएंगे। चौदह तो 940 कमाया था, 15 भी सामने आ गया, 15 में 820 कमाया। तो उम्मीद है कि जितना इस साल कमाया होता है 15 में, उतना अगले कमाएंगे, तो वो भी 820। तो अब हमारी 2015 की एस्टिमेशन ये बता रही है कि इन लोगों ने फेल हो जाना है। तो जब इन लोगों ने फेल हो जाना है तो 0। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में एक बात कही थी। अभी चूंकि पिक्चर वो सामने आई है तो मैं बता रहा हूं, अगर आपको अब समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो चलो फिर कल दोबारा कोशिश कर लूंगा। 2017 का सवाल सॉल्व करते हुए ना, शायद पिछले वीक वाली क्लास में किसी ने सवाल भी पूछा था कि अगर परफॉर्मेंस कंडीशन पूरी ना हो रही होती, वो जो प्रॉफिट परसेंटेज वाली थी, सेल्स वाली थी, तो फिर हम क्या करते। ये सवाल मैं दोहरा देता हूं। अगर परफॉर्मेंस कंडीशन में मार्केट कंडीशन भी है और कोई और टारगेट भी है, जैसे इस सवाल में मार्केट कंडीशन भी है और जीपी वाला टारगेट भी है, और मैं जिस सवाल का जिक्र कर रहा हूं उसमें मार्केट कंडीशन भी थी और एनुअल एवरेज सेल्स 300 मिलियन वाली कंडीशन भी थी। उस सवाल में एवरेज सेल्स वाली कंडीशन पूरी होती नजर आ रही थी। ये दिसंबर 17 की बात कर रहा हूं। तो उसमें हमने फिर ये नंबर ऑफ ऑप्शंस ली थी, और रुपए कौन से लिए थे? 38। उस 38 के निकालने में मार्केट कंडीशन हो गई थी इस्तेमाल। और तब किसी ने सवाल पूछा था कि अगर ये सेल्स वाला टारगेट पूरा होता नजर ना आ रहा होता तो क्या करते। चलो, जिसे भी पूछा था अब मैं पूछ रहा हूं। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मार्केट कंडीशन शर्त है, सिर्फ मार्केट कंडीशन, किसी सवाल में आई नहीं अब तक, जबानी बता रहा हूं, ये मैंने नोट चैप्टर में लिखी भी हुई है बात। अगर सिर्फ और सिर्फ, अच्छा वो अंग्रेजी चूंकि मैंने लिखी हुई ना कुछ, तो वो मेरी अंग्रेजी की कमियां हो सकती हैं, मैं वही कहना चाह रहा था जो जनाब ने सवाल पूछा भी था। अगर मार्केट कंडीशन ही है, सिर्फ मार्केट कंडीशन, यानी हमने अपने एम्प्लॉइज को कहा है कि 3 साल में शेयर की प्राइस को यहां से यहां तक पहुंचाना है बस, और कोई शर्त नहीं है, तो हमने मार्केट कंडीशन का पूरा होना पता नहीं हो सकेगी, अच्छा क्या होगा, होगी कि नहीं होगी, इस बात को स्टूडेंट ने नहीं, कंपनी ने इस अमाउंट की कैलकुलेशन में कंसीडर कर लिया। अब आखिरकार वो लोग कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, हमने एक्सपेंस को रिवर्स नहीं चलाना, हमने इसी फिगर के हिसाब से ये वैल्यूज निकालते जाना है। एंड पे नहीं हुए कामयाब तो कोई बात नहीं, हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड डेबिट करके रिटेन अर्निंग क्रेडिट कर देंगे, एक्सपेंस नहीं रिवर्स होना। लेकिन अगर मार्केट कंडीशन के साथ
कोई और परफॉर्मेंस कंडीशन भी आ गई तो फिर ये जो मार्केट कंडीशन वाली प्रिविलेज थी फिर ये रह जाएगी। फिर देखें ये जीरो हो गया, यानी उस सवाल में अगर एवरेज सेल्स वाला टारगेट पूरा होता ना नजर आ रहा होता तो ये जीरो हो जाता। और ये हम 15 का सीडी निकाल रहे हैं ना, तो 15 का सीडी जीरो आने का मतलब है कि पिछला सारा रिवर्स हो जाएगा। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मार्केट कंडीशन है, सिर्फ मार्केट कंडीशन, तो रिवर्स नहीं होता। जो शुरू में वैल्यू निकाल ली बस उसको ओवर द पीरियड फैलाना है, वो शर्त पूरी होना ना होना इस 600 के अंदर हो गई है इस्तेमाल। लेकिन अगर मार्केट कंडीशन के अलावा और भी परफॉर्मेंस कंडीशन है तो फिर ये जो मार्केट कंडीशन वाली बात है फिर ये जाया हो जाएगी, है जी। मार्केट कंडीशन हो सिर्फ तो फिर सीडी जीरो नहीं आएगा कभी, सिर्फ मार्केट कंडीशन। लेकिन अगर मार्केट कंडीशन के अलावा और परफॉर्मेंस कंडीशन है तो फिर जीरो हो सकता। ये पूछा किसने था? आपने पूछा था, आंसर्ड। 2016 जी 15 तक। 16 में अब आगे मॉडिफिकेशन। और मॉडिफिकेशन क्या हुई है? पर्ची की वैल्यू बदल रही है या नई पर्चियां दे रहे हैं या पीरियड चेंज हो रहा है? जी नहीं, पीरियड चेंज। अच्छा, पर्ची की वैल्यू बदल रही है, नई पर्चियां दे रहे हैं, पीरियड कम कर रहे हैं। मैं सवाल फिर चेंज करता हूं। मॉडिफिकेशन से एम्प्लॉय खुश हो रहा है कि उदास हो रहा है? खुश हो रहा है। क्यों खुश हो रहा है? क्योंकि उसकी एक्सरसाइज प्राइस कम हो रही है। अब इस खुशी के साथ अगर उसको साल और काम करना पड़ जाएगा तो फिर मौत नहीं पड़ जाएगी इसको। आर्टिकल स्टूडेंट बनकर ना सोचें, एक एम्प्लॉय बनकर सोचें कि एम्प्लॉय खुश हो रहा है क्योंकि उसकी एक्सरसाइज प्राइस रिड्यूस हो रही है। तो ये केस 1, केस 2 कौन सा? केस 1, केस 2। केस 1 जिसमें मॉडिफिकेशन से एम्प्लॉय खुश होगा, केस 2 जिसमें खुश नहीं होगा। तो खुश नहीं होगा तो वो तब की बात है अगर कोई बेनिफिट दिए बगैर वैसे ही पीरियड बढ़ा दें तो वो ना खुश होगा। लेकिन अगर उसको बेनिफिट दे रहे हैं और उसके साथ और काम करना पड़ रहा है तो स्टिल वो खुश ही है क्योंकि बेनिफिट और दे रहे हैं। तो अब ये कौन सी वाली खुशी आ रही है? पर्ची चेंज हो रही है या नई पर्ची आ रही है? पर्ची चेंज हो रही है। तो जो पहले चल रहा था वो एज इट इज चलेगा और वो जो एडिशनल बेनिफिट है वो 7 प्लस और हो जाएगा। तो पहले तो देख लेते हैं 2016 में 4000 या 6000। 940 हुआ था, 820 हुआ था और 2016 में 1270। 1010। तो इसका मतलब है ये 4000 की बजाय 6000 में चली गई बात। 1000 मिलियन क्रॉस कर गया ना, तो अब ये 6000 पर्चियों पे चली गई बात। तो अच्छा, और 2016 के एंड पे ओरिजिनल वाले को हमने एज इट इज चलाया तो ओरिजिनल वाला 16 में आके पूरा हो गया। ओरिजिनल वाला 16 में आके पूरा हो गया। तो 16 के एंड पे ओरिजिनल वाला जो चल रहा था वो तो 43 एम्प्लॉइज पे आके एंड हो गया। हाँ जी, तो वो 43 इंटू 6000, 600, 3/3। नहीं, ये जो ये जो हमने 6000 निकालने हैं ये तो हमने ओरिजिनल वाले के हिसाब से निकालने हैं ना। ओरिजिनल तो 3 साल वाला ही है। ये जो अभी मैंने लाल लाल पोर्शन लिखा है ये तो ओरिजिनल वाली चीज चल रही है। तो ओरिजिनल तो 3 साल की कंडीशन है। तो कौन से दिया हुआ सवाल में? 2016 के एंड। लेकिन ओरिजिनल वाला तो 3 साल है ना। अच्छा, मैं जब 2017 भी कर लूं ना फिर इस पे दोबारा आते हैं। अगर 2017 में एक बार लिख दूं सामने,
हम ओरिजिनल वाले को एज इट इज चला रहे हैं, तो ओरिजिनल वाले के तो 3 साल पूरे हो गए ना। क्या? तो 3 साल पूरे हो गए ना, तो 16 ही कर रहा हूं ना मैं। अरे 16 के एंड पे 43 है ना, ओरिजिनल 3 साल पूरे हो गए ना। हाँ 17 में आके करूंगा मैं चेंज, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो 12 एडजस्ट करने हैं। क्या? अरे तो 14 के एंड पे भी 15 के एंड पे हम 16 को सामने रख रहे थे ना, तो वो ओरिजिनल वाला तो पूरा हो गया अब। अच्छा एक बार 17 कर दूं, 2 तक 17 लिख लूं एक बार, फिर इस पे एम्प्लॉइज पे दोबारा बात कर लेते हैं। जी ये लाल लाल कैलकुलेशन। अच्छा अब जो एडिशनल बेनिफिट वाला पोर्शन है, इस मॉडिफिकेशन के लिए 1 साल और बढ़ गया होगा, यानी बात 17 तक चली गई है। और मॉडिफिकेशन कब हो रही है? 1 जनवरी 16। तो 1 जनवरी 16 से आगे 1 साल और बढ़ गया, तो मॉडिफिकेशन का पीरियड 2 साल हो गया, और उन 2 में से ये पहला है। तो अब मैं यहां 43 की बजाय, चूंकि 17 भी काउंट करना है बीच में, तो 41, और 17 वाला प्रॉफिट ले लें तो वो 1200 है, तो 1000 से ऊपर ही जाना है, तो 6000 इनटू, अब मैंने यहां पर क्या फिगर लेनी है, चूंकि पर्ची की वर्थ बदल रही है तो हमने लेना है डिफरेंस। और ये किस दिन हो रही है कैलकुलेशन? 1 जनवरी 16। तो 1 जनवरी को हो ये रहा है पॉइंट नंबर 3 कि 1 जनवरी वाले दिन पुरानी पर्ची की वर्थ 580 है और नई पर्ची की 710 है, तो कितनी? 130। और ये 130 की कैलकुलेशन बेशक हमने ये ऐसे ही दिखा दी, इंटू 1/2। तो 2016 का सीडी हो गया 170. कहां पर? देखें हमने ना ये जो ओरिजिनल वाला चलाया है, हमने इस ओरिजिनल वाले को ओरिजिनल के मुताबिक अपडेट कर दिया। ये हम दिसंबर 16 में खड़े। हाँ हाँ ये दिखा है ना, ये मॉडिफिकेशन वाला पोर्शन ऑफिशियली 17 में जा रहा है, ये ऑफिशियली 17 में जा रहा है। अच्छा मैंने ना आज की क्लास में एक अभी ब्रेक के बाद जून 23 भी करवाना है, उसमें भी इसी तरह से दोबारा हो रहा है, तो वो एक और पिक्चर सामने आ जाएगी। और ये मैं 17 में एम्प्लॉइज बदलने लगा हूं, 17 में इसको 41 40 जितने भी हैं उस पे लाने लगा हूं मैं। 17 के एंड पे खड़े हैं अब हम। सत्रह भी एंड हो गया, और अब 17 के एंड होने पे चूंकि अब वो एडिशनल साल भी खत्म हो गया, तो अब 17 के एंड पे प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ, तो वो 6000 वाले में ही फॉल किया। बारह सौ 105। चलो ठीक है।
अच्छा, वो 17 में अपडेट करना ही है मैंने, यहीं पे कर देते 41। क्या बना देखें, नंबर ऑफ पर्सन कर दिए अपडेट, मान ली बात आपकी, नंबर ऑफ पर्सन अपडेट कर दिए। जो ओरिजिनल वाली बात है ना, मैंने पिछले सवाल में भी कही थी, वो ये है, नंबर ऑफ पर्सन हम इसलिए अपडेट करते जाते हैं क्योंकि इवेंचुअली जिन लोगों के हाथ में आने हमने वो नंबर ऑफ पर्सन दिखने। ओरिजिनल वाली बात ये है जी, 1 5। अब 17 एंड हो गया और 17 में आखिरकार 31 दिसंबर 17 फाइनल हो गया, 17 क्लोज हो गया। फाइनली कितने लोग हैं? 42। तो 42 इंटू 6000 इंटू 600, ये वही चल रहा है, सिर्फ लोग अपडेट हुए हैं। ये हम पूरा पिछले साल कर चुके हुए थे, वो वही है, लोग अपडेट हुए हैं। और ये जो साथ हरा वाला था, ये भी 1/2 की जगह 2/2 हो गया, 183.96। अब यहां से एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी एसओसीआई क्या बनेंगे? ये इक्विटी और एक्सपेंस में इनका डिफरेंस। तो एक्सट्रैक्ट्स एसओसीआई 2014, 2015, 2016, 2017, एम्प्लॉय कॉस्ट 14 में 31.2, 15 में 31.2, रिवर्स 16 में 163 पॉइंट और 17 में 183.96 माइनस 163.59 जी 20.37। और एक्सट्रैक्ट्स एसओएफपी इक्विटी। अब शेयर एक्स ऑप्शन एक्सरसाइज हुई नहीं हुई, तो इसलिए बस इक्विटी बहुत है। 31.2, 0, 163.59 और 183.96। और एक्सप्लेन में क्या आएगा? अच्छी तमीज ये है और आपके लिए भी आसानी है कि सब आइटम्स की ना अलग अलग पॉइंट्स बना के डिस्कशन करें। जैसे पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को ले लें और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बारे में ये कहें कि हमने ये हर साल अपडेट करने होते हैं और एंड टारगेट होता है कि इवेंचुअली जितने लोगों को ये रिवॉर्ड मिलेगा वो नंबर हर साल अपडेट हो। इसलिए हमने 14, 15, 16, 17 में एम्प्लॉइज अपडेट करते गए। ये एक पॉइंट हो गया। यहां पर ये 4000 या 6000 चूंकि एनुअल जीपी से लिंक था, तो हमने वर्किंग वन में वो वर्किंग करके निकाली है जो उसके मुताबिक क्लास बनती थी, हमने इसलिए वो वाली शेयर ऑप्शंस ली हैं। जो ओरिजिनल वाली थी उसके लिए ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू लेनी होती है, इसलिए हमने वो 600 ही रखी। और जो मॉडिफिकेशन थी उसके लिए मॉडिफिकेशन डेट पे चेंज इन लेनी होती है, जो कि 130 हमने 16 और 17 के सवाल में ली। टाइम पीरियड ओरिजिनल को ओरिजिनल 3 साल के हिसाब से चलाया और मॉडिफिकेशन को फिर 2 साल के हिसाब से चलाया। कंप्लीट हो गई डिस्कशन या एक कोई और चीज भी बतानी है? क्या हुआ? ये हमने पिछले साल पूरा कर दिया हुआ था ओरिजिनल वाला। अब सिर्फ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अपडेट होने, जब तक ऑफिशियली इनको इशू नहीं हो जाते। क्या चीज? एक मिनट, मसला हल के नहीं। देखें, मॉडिफिकेशन ना होती तो फिर 16 के एंड पे क्लोज करके इनको शेयर ऑप्शन इनके हवाले कर देनी थी, लेकिन ऑफिशियली चूंकि 17 तक पहुंच गया, उन्हीं लोगों को या 4 लोग और बुलाएं, उन्हीं लोगों का ऑफिशियल पीरियड 17 तक पहुंच गया, तो 17 तक भी ये कैलकुलेशन जाएगी ना, फिर कैरी फॉरवर्ड होती जा रही है, सिर्फ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चेंज हो रहे हैं जी। देखें, चूंकि 16 से ऑफिशियली 17 पहुंच गया है, तो सीडी बैलेंस में ये स्टिल सीडी बैलेंस में तो आएगा ना, सेटल थोड़ी हो गया, ये सीडी में तो रहेगा शामिल। सेम फिगर एज इट इज नीचे आ जाती अगर 41 के 41 ही होते, तो जब तक ये सेटल नहीं होता तब तक सीडी में तो रहेगा। आप क्या पूछ रहे थे कुछ? एक मिनट, और क्या एक्सप्लेन नहीं को रहेगी बात? ये तो वो है जो सामने कैलकुलेशन में नजर आ रहा है, और सवाल में कुछ जो हमें जिसका जवाब देना चाहिए, मार्केट कंडीशन का भी जवाब देना पड़ेगा कि जो मार्केट कंडीशन थी उसका इस्तेमाल ये फेयर वैल्यू 600 निकालने में हो गया, उसके बाद इसका दोबारा कोई इस्तेमाल नहीं है। ये भी एक्सप्लेन के अंदर आएगा। ये था जी दिसंबर 18। हाँ, अब आप बोले 43 के पीछे वो मेरे जहन 17 था, तो मैं घसीट रहा था इस बात को, फिर मैंने इस पे सोचा कि नहीं भाई 16, तो मैंने इसकी बदल ली बात। सोल्यूशन तो मैंने कहा अपडेट, ये एक्चुअली पुराना सवाल है ना, पहले मैंने भी नहीं गौर किया था, ये आईकैप वाला सोल्यूशन ही मैंने लिया था। 23 में आके जब आईकैप का सोल्यूशन आया तो वो डिफरेंट था, तब ये क्लिक किया यार ये भी तो अपडेट करना था। तो वो पहले 18 में जब ये सवाल आया था तो आईकैप ने भी इस बात को गौर नहीं किया हुआ था, तो मैंने भी नहीं किया हुआ था। तो जब 23 में आया तो फिर वो बात समझ आई, तो लास्ट टाइम वो बुक में चेंज करना रह गया था। तो इसीलिए इस बुक के सोल्यूशन में इसको 41, मैंने 43, 43 लिखा हुआ है शायद, तो आप इसको 41 और इसको 42 कर लें। वो फिगर्स बदल, मतलब ये फिगर्स दिए जहां से देख के लिख लें।
चलो जी, लेक्चर 21 बहुत लंबा हो गया, अब 22 में और सवाल करा